हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में स्टेप डाउन का इंटरनल लॉजिक के बारे में देखेंगे। तो मेरे पास एक डेटा शीट ले लेता हूँ RT8205L। ठीक है, इसका मैं डेटा शीट ले लेता हूँ एक बार, जो कि 3521 का होता है। ये RT8205L 3521 का। और इसका मैं PDF एक बार ले लेता हूँ। यहाँ PDF लिखूँगा तो PDF मेरे को मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो मेरे पास ये RT8205L का डेटा शीट यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, और मैं इसके बारे में आपको ओपन एंड डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड करता हूँ उसको। इसका जो इंटरनल लॉजिक है वो किस तरीके से दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो RT8205L और M दोनों में आता है। अगर फीचर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फीचर्स पढ़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। और मुझे जो आपको बताना है वो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन का सर्किट है, जो कि फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम आपकी जो छोटी सी स्टेप डाउन की आईसी होती है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे यूज़ होता है इंटरनल, बस वो हम आज देखेंगे। तो आई होप आपको ये मैं जो समझाऊंगा आपको समझ में आएगा, और काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ होता है इंटरनल लॉजिक को पढ़ने में, स्टडी करने में तो मज़ा आता है। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने जैसे ही इस आईसी को 19 वोल्ट देते हो, तो फर्स्ट नंबर पे आईसी जैसे ही 19 वोल्ट लेता है अपने अंदर, तो ये आपका 19 वोल्ट इस रूप में लेता है, और फिर ये VRES 5 को आउटपुट करता है। मतलब आपका LDO 5 वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, और ये 19 वोल्ट फिर आगे जाता है, और यहाँ पे भी ये जॉइंटिंग है। ये जॉइंटिंग आपके थर्मल शटडाउन का एक रेगुलेटर है अंदर, जिसे भी हिट करता है 19 वोल्ट। फिर ये 19 वोल्ट आगे जाता है, और ये डायरेक्ट आपके PWM को कंट्रोल करने वाली इंटरनल सर्किट SMPS ब्लॉक्स को भी 19 वोल्ट हिट करता है, जिससे अंदर का जो PWM सर्किट है वो एक्टिव होता है। सिर्फ PWM एक्टिव होता है, जो चलाएगा PWM को, ड्राइवर आईसी को 19 वोल्ट मिलते ही वो दोनों बक कन्वर्टर एक्टिव होते हैं। और 19 वोल्ट आगे जाता है तो रेफरेंस को, मतलब रेफरेंस एक रेगुलेटर होता है इंटरनली रेफरेंस का, उसको भी 19 वोल्ट मिलता है, और वो रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करेगा। लेकिन जो रेफरेंस जनरेट करेगा उससे पहले LDO 3 पे भी 19 वोल्ट जाएगा इंटरनली। मतलब छोटा सा एक LDO का आईसी है। आपने LDO की आईसी पढ़ी होगी या सोनी के बोर्ड में देखा होगा कि जो 3 वोल्ट के LDO के लिए अलग से आईसी लगाई जाती है, वही आईसी क्या है, इंटरनल सर्किट में है। तो उसको चलाने के लिए जो 19 वोल्ट मिलता है उससे वो LDO जनरेट करता है 3 वोल्ट का और 5 वोल्ट का। और 3 वोल्ट का LDO और 5 वोल्ट का LDO रेफरेंस को मिलता है, तब जाके रेफरेंस वोल्टेज आउट होता है। मतलब रेफरेंस वोल्टेज को आप कह सकते हो ये LDO का कंफर्मेशन होता है, क्योंकि अगर देख सकते हैं VRES 3 भी कनेक्ट है रेफरेंस से, और VRES 5 भी कनेक्ट होता है रेफरेंस के रेगुलेटर से। अगर इनमें से कोई इंटरनल सर्किट काम नहीं करा, मतलब फीडबैक नहीं मिला रेफरेंस का, सॉरी LDO का, तो रेफरेंस वोल्टेज नहीं निकलेगा। और रेफरेंस वोल्टेज अगर नहीं निकला तो आप कह सकते हैं कि वो आईसी खराब है। ठीक है, तो रेफरेंस वोल्टेज कब निकलता है, जब LDO 3 और LDO 5 आपके बोर्ड पे बन जाता है, जो कि आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि VRES 5 जो है आपका डायरेक्ट आपके बक कन्वर्टर को भी जाता है, और रेफरेंस का भी वोल्टेज, रेफरेंस सॉरी ये 5 वोल्ट का ही है, ये आपके बक कन्वर्टर को जाता है। फिर क्या है कि आपका जब LDO निकलता है दोनों तरफ से, फिर इसको इनेबल आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका स्टेप डाउन है वो 19 वोल्ट लेने के बाद दोनों LDO और रेफरेंस निकलने के बाद डायरेक्ट उसको इनेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही इनेबल आता है, तो इनेबल क्या काम करता है, इनेबल अंदर जाके एक पावर ऑन सीक्वेंस क्लियर फॉल्ट लैच, एक लैच को ओपन करता है। इनेबल जैसे ही इंटरनल सर्किट को जाता है वो एक लैच ओपन करता है। लैच एक आपका, आप समझ सकते हो, लैच एक दरवाज़ा है। मतलब ये दरवाज़ा खुलेगा तब जाके इनेबल
अंदर जाके PWM सर्किट को एक्टिव करेगा प्रॉपर, कि आपका जो PWM सर्किट एक्टिव करके आपको मेन सपोर्टिंग को कंट्रोल करना है, उसको ड्राइव करवाना है, ये सिग्नल देगा। ठीक है, तो ये इनेबल आपका आता है जो कि लैच के ऊपर आएगा और फिर वो पावर ऑन होगा, लैच ओपन होगा, लैच ओपन होने से आपका PWM को सिग्नल कमांड मिलेगा, तो वो कमांड स्टार्ट करेगा और यही लैच आपका इस मॉसफेट को लो रखेगा, इस मॉसफेट को लो रखेगा। इनेबल आने के बाद इसको लो रखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पिन पे ये जो कनेक्टिविटी ये डायरेक्ट जा रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये मॉसफेट ऑन हो गया तो आपको पता है ये मॉसफेट ऑन होने से क्या होगा, पावर गुड जो है आपका लो हो जाएगा। लो होने से आपका जो आईसी है वो काम ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है पावर गुड का मतलब होता है कि आपकी पूरी आईसी प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन पावर गुड से हमें पता चलता है। तो पावर गुड पे जो वोल्टेज है वो बाहर से बनता है, लेकिन वोल्टेज कब बनेगा, जब ये मॉसफेट बंद की कंडीशन में रहेगा। अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया तो ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राउंड शिफ्ट होने का मतलब लो, पूरी पावर गुड लो हो जाएगी, है ना। तो इसलिए तो, लेकिन इसको ये कौन क्रिएट कर सकता है, ये थर्मल शटडाउन। अगर थर्मल शटडाउन एक्टिव हो गया तो वो चीज़ देखो, इनेबल और थर्मल शटडाउन दोनों एक चीज़ है। इनेबल आपके पूरे मतलब सर्किट को एक्टिव करने के लिए जा रहा है, और थर्मल शटडाउन अगर चला गया तो वो क्या करेगा, पूरे सर्किट को बंद करने का काम करेगा। मतलब हाई या लो दो ही सिग्नल जाती है, जाएगा तो दोनों चीज़, लेकिन जो आपका सर्किट होता है वो दो चीज़ों पे काम करता है, हाई पे और लो पे। हाई का मतलब होता है आप इसके ऊपर वोल्टेज दे सकते हो, लो के ऊपर आपका लो वोल्टेज, लो मतलब जीरो वोल्टेज रहता है। तो इस पे वोल्टेज जाएगा तो आपका लैच ओपन होगा, आपका सर्किट काम करेगा, और अगर इसके ऊपर ओपन होगा तो आपका पूरा सर्किट शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो होना जरूरी है। तो जब ये लो थर्मल शटडाउन लो होगा तब आपका ये लैच इनेबल के रूप में काम करेगा, इनेबल के रूप में आपका लैच काम करेगा। ठीक है, इस मॉसफेट को बंद रखेगा और आपके जो दोनों PWM मॉसफेट है इसको कंट्रोल में रखेगा। फिर आपका क्या होगा, जब इनेबल मिलेगा तो आपको पता है कि स्टेप डाउन के आईसी के अंदर एक और पिन होती है जो कि गेम चेंजर होती है, जो कि आपके PWM को बनने से रोक सकती है, जो कि आपका एंट्रिप होता है। एंट्रिप एक ऐसा पिन है जो कि आपके PWM को कंट्रोल कर सकता है, जैसे आपका इनेबल कंट्रोल करता है। इनेबल नहीं आएगा तो आपका PWM प्रॉपर काम नहीं करेगा। सेम वही चीज़, एंट्रिप अगर नहीं आएगा तो आपका सर्किट काम नहीं कर सकता। तो एंट्रिप पे जो वोल्टेज आएगा वो कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं एंट्रिप पे जो वोल्टेज है, एंट्रिप पे जो वोल्टेज है वो ये वाला है वीरेज 5। तो अक्सर लोगों ने क्या देखा है कि एंट्रिप पे वोल्टेज एक रजिस्टर लगा होता है, हमेशा एंट्रिप पे ना रजिस्टर लगा होता है, और इसमें इस बोर्ड पे भी लगा है। लेकिन और लोग क्या करते हैं, रजिस्टर के बाद रजिस्टर की वैल्यू अगर 100 किलो है तो वो कहते हैं कि इस पर 1 वोल्टेज बनेगा। ये बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ऐसा हर बोर्ड पे नहीं होता कि रजिस्टर को देखकर आप उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सके, कैलकुलेट कर सके। आपको एक्चुअल 100% सेटिस्फाई होने के लिए आपको उस पर्टिकुलर आईसी का इंटरनल लॉजिक समझना पड़ेगा कि इंटरनल लॉजिक पे एंट्री का यूज़ कैसे किया गया है, रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर पे अलग से कोई वोल्टेज दिया है। तो आपके इस पर्टिकुलर एंट्री पे जो वोल्टेज बनेगा वो 5 वोल्ट बनेगा, जो कि एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2 दोनों पे लिखा हुआ है वीरेज 5 और वीरेज 5, तो 5 वोल्ट ही बनना चाहिए आपके दोनों एंट्रिप पे। तो जब दोनों इनेबल, मतलब एक ये इनेबल है और ये एंट्रिप है, एंट्रिप भी एज ए इनेबल के रूप में ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है इनेबल प्लस ट्रिप, इनेबल ट्रिप। ठीक है, इसलिए एंट्रिप कहते हैं इसको। फिर जब ये दो कमांड, एक इनेबल लैच ओपन होगा और एंट्रिप भी देख सकते हैं SMPS से ही कनेक्टेड है ये दोनों का। तो दोनों सेक्शन अगर नहीं, एक इनेबल आएगा फिर एंट्रिप भी एक्टिव होना चाहिए जिस हिसाब से सर्किट में दिया गया है, तब जाके आपका, अभी भी आपका PWM स्टार्ट नहीं होगा। PWM स्टार्ट होने के लिए कुछ इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टॉन सेल, टाइम ऑन सेलेक्ट एंड स्किप सेल। जो टॉन सेल है ये आपके फ्रिक्वेंसी को बताता है, और इसकी स्किप सेल जो है ये आपके नॉइज क्लियर करता है। मतलब यहाँ पे जो PWM स्टार्ट होने वाला है और PWM में जो
ऑन ऑफ की साइकिल चलेगी, उस ऑन ऑफ में जो साइकिल के दरमियान जो नॉइज उत्पन्न होगा, जो एक्स्ट्रा गार्बेज नॉइज होगा, उसको कंट्रोल करने का काम स्किप सेल का है। ठीक है, और कितनी तेजी से फ्रिक्वेंसी ऑन ऑफ होने वाला है वो टॉन सेल डिसाइड करता है। फ्रिक्वेंसी की स्पीड कितनी किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, कितने हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, ये टॉन सेल ही आपको बताता है, जो कि कनेक्टेड है आपके SMPS से, क्योंकि इसी ड्राइवर को तो बताना है कि किस हिसाब से आपका फ्रिक्वेंसी चल रहा है और किस हिसाब से आपका नॉइज कंट्रोल हो रहा है। तो ओवरऑल टॉन सेल स्किप सेल इंटरनल सर्किट के ड्राइवर IC से कनेक्ट होता है, इंटरनल ड्राइवर से। ठीक है, PWM यहाँ पे देख सकते हैं, PWM बक कंट्रोलर, PWM बक कंट्रोलर, पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी को ही बक कंट्रोलर कहा जाता है। तो पर्टिकुलर दोनों ड्राइवर के साथ क्या कनेक्ट है, एक ये ऑपैम कनेक्ट है, ये ऑपैम होता है, ये आपका इस दूसरे साइड का ऑपैम है, ये एक 3 वोल्ट का ऑपैम है, एक 5 वोल्ट का ऑपैम है। तो इधर से आपका देख सकते हैं बूट, एक PWM को चलाने के लिए बूट, अपर गेट, लोअर गेट और फेज की ज़रूरत होती है। तो दोनों तरफ वही बूट है, अपर गेट है, फेज है एंड लोअर गेट है। ठीक है, इनको कंट्रोल करने वाली अंदर एक ऑपैम होती है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं मॉसफेट, ये एज ए डायोड होना चाहिए था, जो कि मॉसफेट नज़र आ रहा है, क्योंकि बूट पे जो बूट होता है, बूट के लिए कितनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, बूट के लिए आपका एक रजिस्टर होना चाहिए और एक कैपेसिटर होना चाहिए और एक डायोड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो बाहर से इंटरनल सर्किट में नहीं दिखला रहा है, हो सकता है कि आपका जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के बाद एक अलग सा IC का सर्किट आता है, वहाँ पे दिया होगा जो मिनिमम कंपोनेंट लगे होने चाहिए पर्टिकुलर पिन से। ठीक है, तो वो दिया होगा। तो इसमें हमें सिर्फ यही देखना होता है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल लॉजिक में एंड ट्रिप को देखना, कि आपका जो ये एंड ट्रिप है वो क्या है। एंड ट्रिप पे आपका वोल्टेज है या वोल्टेज रजिस्टर के अकॉर्डिंग बनेगा, और रजिस्टर के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। क्योंकि इंटरनल जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, इस सिंबल को कहते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स तो नॉर्मल सभी बोर्डों में क्या होता है कि इंटरनल सर्किट में ये इंटरनल करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पे 10 मिली वोल्ट एम्पियर का एक एम्पियर होता है इस पे, उसी से आप उस रजिस्टर को डिवाइड करते हो, जिससे आपका मतलब वोल्टेज आता है समथिंग। जैसे 100 किलो है तो आप उसको 100 से डिवाइड करके आपका 1 वोल्ट आता है। इसको सोल्व करने के लिए जो आप एंट्री पे जो वोल्टेज आप लाना चाहते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को कहते हैं ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही एंट्री पे वोल्टेज डिसाइड होता है। ठीक है, सिंटैक्स को हमें समझना होता है। ठीक है, कॉस थीटा करके ऐसा कुछ होता है, उस सिंटैक्स को अगर आपने समझ लिया तो एंट्री को वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि हम जो यहाँ पे वोल्टेज एंट्री पे देखते हैं वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर 100 किलो है तो 1 वोल्ट होता है, और वो 130 किलो ओम है तो 1.3 है, अगर 330 किलो ओम का रजिस्टर है तो 3.3 वोल्टेज बनेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर RT8205L के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं इंटरनल सर्किट में बता रहा है कि एंट्री पे जो वोल्टेज आएगा वो वीरेज 5 मतलब LDO 5 का वोल्टेज आएगा। और इसमें क्या देखना होता है, और इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्मल शटडाउन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको नहीं एक्टिव होना है, डिसेबल ही रहना है। इसको एक्टिव होगा तो आपका पावर गुड बंद हो जाएगा। पावर गुड बंद होने के पावर गुड तो होगा ऊपर ये आपका PWM का सर्किट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्किट पे जा रहा है। इनेबल फिर किसी काम का नहीं होने वाला है ना। और वी आउट, ये वी आउट क्या है आप देख सकते हैं, दोनों तरफ आपका वी आउट होता है। एक ये रहा वी आउट जो कि इसी से कनेक्टेड है, वी आउट, और ये वी आउट है। वी आउट आपका है एक डिस्चार्जिंग सर्किट की तरह काम करता है, मतलब इस सर्किट को डिस्चार्ज करने का काम करता है। यहाँ पे SW5 थ्रेशोल्ड, SW5 मतलब हो गया आपका पर्टिकुलर जो मॉसफेट होता है, वो कॉइल होता है, उसे SW के नाम से जाना जाता है। तो ये एज ए कॉइल से कनेक्टेड, आपने देखा होगा स्टेप डाउन में ये कॉइल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये सेंसिंग पिन होता है और डिस्चार्जिंग पिन का भी काम यही करता है। और इसके अंदर अगर आप इसे और बेहतरीन से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन पिन फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं दिखलाऊं कि अगर किसी भी पिन के बारे में आप समझना चाहते हैं तो जैसे देख सकते हैं आप पिन नंबर 1 और पिन का नाम है एंट्री 1। तो इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, इसका क्या फंक्शन है, लिखा है चैनल 1 इनेबल, मतलब चैनल 1 आपका इनेबल होगा और करंट लिमिट सेटिंग है ये।
मतलब चैनल 1 को इनेबल करेगा और ये एक सेटिंग है जो कि करंट की सेटिंग को बताएगा। कनेक्ट ए रजिस्टर टू ग्राउंड, एक रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट होगा। थ्रेशोल्ड फॉर चैनल 1 सिंक्रोनस RDS ऑन सेंस द ग्राउंड डैश फेज करंट लिमिट थ्रेशोल्ड इज 1/10 voltage seen entry 1 over 0.5 something 3 volt range there is a internal 10, जैसे मैंने बोला कि आपको इंटरनल डैश 10 माइक्रो एम्पियर, इसका माइक्रो है शायद, ये करंट सोर्स लगा होता है फ्रॉम वीरेस 5 टू एंट्री 1। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वीरेस 5 मतलब कनेक्ट है एंट्री से, इसके अंदर ये कनेक्ट है। लीव एंट्री 1 फ्लोटिंग ड्राइव अबव 4.4 शट डाउन चैनल 1, अगर एंट्री इज फ्लोटिंग या ड्राइव इट अबव 4.5 वोल्टेज से ऊपर हुआ तो चैनल 1 शट डाउन हो सकता है। अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि 4.5 वोल्ट से अबव होगा तो आपका चैनल 1 शट डाउन हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इंटरनल जो सर्किट में हमने देखा VDS 5 का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पे क्यों दिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है ना, आप ये प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अगर 35-21 पे आपने देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कितना वोल्टेज है। अगर रजिस्टर के अकॉर्डिंग वोल्टेज बना हुआ है तो इंटरनल सर्किट में जो 5 वोल्ट है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रहा है कि इट एबव मतलब बड़ा, उससे ऊपर 4.5 वोल्ट से ऊपर होगा तो आपका चैनल 1 शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकल आपको पता चलेगा, ये थ्योरी जो आपकी कंप्लीट होगी वो प्रैक्टिकल में होगी। अगर आपने एंट्री पे देखा होगा 35-21 के अंदर कि कितना वोल्टेज है, रजिस्टर के अकॉर्डिंग है या 5 वोल्ट है, तो आप इस थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं इसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी चेक किया है लेकिन ध्यान नहीं है मेरे को। फीडबैक 1, फीडबैक क्या है, SMPS फीडबैक इनपुट, मतलब ये एक इनपुट का काम करता है। कनेक्ट फीडबैक रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर, रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू वी आउट टू ग्राउंड एडजस्ट आउटपुट फ्रॉम 2 वोल्ट 5.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये एक फीडबैक की तरह है। रेफरेंस 2 वोल्ट रेफरेंस आउटपुट, ये एक आउटपुट वोल्टेज है। बाईपास टू ग्राउंड विथ ए मिनिमम कैपेसिटर, रेफरेंस कैन सोर्स टू 10 इतने एम्पियर फॉर एक्सटर्नल लोड, बाहर इस क्योंकि रेफरेंस के ऊपर कोई लोड होता नहीं है, ठीक है। रेफरेंस डिग्रेड FBX आउटपुट एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू रेफरेंस लोड रेगुलेटर एरर। सच बताऊं तो ये इंग्लिश मेरे को समझ में आती भी नहीं है क्योंकि इसमें जो इंग्लिश का यूज़ किया जाता है काफ़ी हाई इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। इस डिस्क्रिप्शन को मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ, कुछ हद तक नहीं भी समझता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप पर्टिकुलर कभी भी अगर किसी पिन की नॉलेज नहीं है आपको, चाहे वो स्टेप डाउन की आईसी हो, चाहे वो चार्जिंग आईसी हो, चाहे कोर की आईसी हो, कोर VRM कोर की भी आईसी का भी डाटा सेट मिलता है। तो आपको अगर किसी पिन के बारे में जानना है तो आप उसका डाटा शीट निकाल के उस पिन का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें अभी देखो टॉन सेल, मैंने बताया था टॉन सेल की जो काम है वो फ्रीक्वेंसी का है। तो यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेबल इनपुट फॉर Vout 1 Vout 2 दोनों के लिए एक ही पिन से डिसाइड होता है। यहाँ लिखा है कि अगर 400 किलोहर्ट्ज से 500 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलेगी तो वहाँ टॉनसेल का पिन जो है LDO 5 या LDO 3 से कनेक्ट होगा। अगर टॉनसेल पे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 400 से 500 किलोहर्ट्ज में होगी। अगर वो रेफरेंस से कनेक्टेड है तो 300 से 350 के आसपास होगी। अगर वो ग्राउंड से है तो 200 से 250 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अगर आपका लैपटॉप टॉनसेल पे इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी तो आप समझ लो कि आपका PWM एक्टिव नहीं होगा। तो टॉनसेल आपका इंडिकेट कर देता है कि आपकी आईसी ठीक है या नहीं, ठीक है ना। समथिंग ये आपको याद रखना है कि 250 ग्राउंड पे समथिंग ऐसा होता है। अगर मैं आपको स्किप सेल के बारे में दिखलाऊं, क्योंकि स्किप सेल में मैंने बताया था आपको कि हाँ नॉइज़ कंट्रोल होता है, क्या इसमें वही है क्या। ऑपरेशन मोड सेलेक्टेबल इनपुट अल्ट्रासोनिक मोड, तो ऑपरेशन मोड सेलेक्टेबल इनपुट ये एक इनपुट के रूप में काम करता है। और ये आपका डैम मोड, PWM मोड, ये अल्ट्रासोनिक मोड, DM मोड, PWM मोड, आई डोंट नो, इसमें तो थोड़ा सा अलग लिखा है, मैंने किसी में नॉइज़ का भी देखा था। तो PWM मोड किस मोड में ये एक्टिव होना चाहिए ये दिया है। तो रेफरेंस LDO है तो अल्ट्रासोनिक मोड में होगा, रेफरेंस है तो डैम मोड में होगा, ग्राउंड है तो PWM मोड में होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंटरनल सर्किट को पढ़ के अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पढ़ के हमें कोई कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया आपने कुछ अंदर पढ़ के कर भी लिया तो आप इंटरनल सर्किट को आप रिपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते।
बस ये जो इंटरनल सर्किट है ये हमें इंटरेस्टेबल बनाता है और कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। हमें दूसरों से थोड़ा डिफरेंस बनने के लिए उत्साहित करता है इंटरनल सर्किट, है ना। अगर आपकी इंटरनल सर्किट की नॉलेज है तो आप दूसरों से बेहतर बन सकते हो। बस ये हमें होता है सीखना, मतलब नॉलेज आपकी गेन होगी, सीधी बात, आपकी नॉलेज गेन होने वाली है अगर आप ये इंटरनल सर्किट पढ़ते हो तो। काफ़ी कुछ दिया है क्योंकि पेज नंबर 26 पेज है इसमें, और 26 पेज में तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। ये सब डीएसओ की वेव फॉर्म होती है। डीएसओ में आपको इस तरह का मेजर आप कर सकते हैं, जैसे वी आउट जो है पिन होती है, वी आउट का जो आप देख सकते हैं सिंबल कुछ इस तरह का से वी आउट बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 चैनल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वी आउट को मेज़र किया गया है और पावर गुड को और एंट्रिप को मेज़र किया है। तो वी आउट का जो सिंबल कुछ इस तरह का जाता है अगर 1 वोल्ट डिवीज़न है तो, और ये 5 वोल्ट डिवीज़न पे है तो समथिंग पावर गुड पे इतना जा रहा है, और ये 1 वोल्ट डिवीज़न पे है तो आपका 1.3 मतलब समथिंग 1.5 वोल्ट के आसपास एंट्री पे जा रहा है। तो आपको अगर एक साथ 2-3 चैनल वोल्टेज को चेक करना है डीएसओ से, आपको तो चैनल पे वोल्टेज मतलब आपको प्रोब लगाने पड़ेंगे, नहीं तो सिंगल सिंगल आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का सिंबल आपके सामने आएगा, कलर ऐसा नहीं आएगा, आप कलर पे मत जाना, डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको डीएसओ में मिलनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि एल गेट के ऊपर इस तरह से होता है, और हाई गेट पे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। क्या इसके ऊपर हाई गेट दिया गया है? अपर गेट पे आपका यहाँ दिया गया है, और लोअर गेट आपका लोअर गेट भी यहाँ दिया है। तो आप इस तरीके से इस सर्किट को, सॉरी मैं इसको, इस सर्किट को आप देख सकते हैं कि जो वी आउट है कुछ इस तरीके का है, सीपी अपर गेट जो है आपका ये है, और लोअर गेट कुछ इस तरीके का है, वी आउट एंट्री, इस तरह से ये अपर गेट एंड लोअर गेट आप इसमें देख सकते हैं कि जो अपर गेट है पहले उठ गया तो ये नीचे की तरफ डाउन हुआ है, फिर एक बार ये उठेगा तो एक बार नीचे डाउन होगा, ठीक है। तो अपर गेट और लोअर गेट एक साथ कभी ऑन नहीं होते और ना ही एक साथ कभी बंद होते हैं, विपरीत दिशा में अपर गेट और लोअर गेट काम करता है। अगर एक ऊपर ऑन है तो नीचे आपका बंद होना कंपलसरी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी आईसी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, अगर अपर लोअर गेट दोनों एक साथ काम करेगा तो, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये इंटरनल सर्किट था स्टेप डाउन का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपका फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।